नमस्ते दोस्तों। बताइए, किसी व्यक्ति, वस्तु, स्थान, उनके गुण, भाव इत्यादि के नाम के बारे में बताने वाले शब्द को क्या कहते हैं? शाबाश, कहते हैं संज्ञा। इसी प्रकार संज्ञा के स्थान पर प्रयोग होने वाले शब्द को क्या कहते हैं? शाबाश, उसे कहते हैं सर्वनाम। इसी प्रकार संज्ञा और सर्वनाम की विशेषता बताने वाले शब्द को क्या कहते हैं? शाबाश, उसे कहते हैं विशेषण। तो आज हम विशेषण के बारे में पढ़ेंगे और उसके भेद और उसकी अवस्थाओं के बारे में भी पढ़ेंगे साथ में। तो आइए वीडियो को शुरू करते हैं। विशेषण। तो विशेषण की सबसे पहले परिभाषा करते हैं। संज्ञा अथवा सर्वनाम शब्दों की विशेषता जैसे गुण, दोष, संख्या, परिमाण इत्यादि बताने वाले शब्द विशेषण कहलाते हैं। जैसे बड़ा, काला, लंबा, दयालु, भारी, सुंदर, कायर, टेढ़ा मेढ़ा, एक, दो इत्यादि। तो किसी भी संज्ञा शब्द हो या सर्वनाम शब्द हो, उसकी विशेषता जो शब्द बताता है उसे हम विशेषण कहते हैं। तो विशेषण में वैसे तो आपको सीधा 5 नंबर का प्रश्न आता है कि सीधा विशेषण किसे कहते हैं, इनका भेदों सहित वर्णन करें। लेकिन आजकल जो प्रश्न आ रहे हैं वो ऐसे आते हैं कि जैसे आपको 5 वाक्य दे दिए जाएंगे और उनमें से विशेषण को आपने चुनकर लिखना होता है या उसे अंडरलाइन करना होता है। तो आपको सीधा से एक वाक्य दिया जाता है और पूछेंगे कि निम्नलिखित वाक्य में से विशेषण शब्द को पहचानें। तो आपने उसका पहचान करना होगा। वो वाक्य 1 अंक का होता है। तो या तो ऐसे पूछेंगे, नहीं तो सीधे का सीधा प्रश्न पूछ लेंगे। तो आपको विशेषण शब्द की पहचान करने के लिए कुछ बातें याद रखनी चाहिए कि जैसे जो भी गिनती है, जैसे 1, 2, 5, 7, 10, 15, 1000, 2000, जो भी गिनती है ये सभी विशेषण हैं। इसके अतिरिक्त जितने भी रंग हैं तो वो भी सारे विशेषण ही हैं, गिनती और रंग। इसके अतिरिक्त लंबा, छोटा, मोटा, पतला, ऐसे जितने भी ये विशेषता बता रहे हैं ये शब्द विशेषण कहलाएंगे। तो इस बात का ध्यान रखिएगा, जो गिनती है और जो रंग है तो वो हमेशा ही विशेषण शब्द ही होते हैं। आगे चलते हैं। विशेष्य। अब विशेष्य किसे कहते हैं? तो विशेष्य होता है जिस संज्ञा अथवा सर्वनाम शब्द की विशेषता बताई जाए वह विशेष्य कहलाता है। अब एक वाक्य दिया जाता है और वाक्य में विशेषण शब्द तो आपने पहचान लिया, पर जिस शब्द की ये विशेषता होती है उसे हम विशेष्य कहते हैं। उदाहरण देखिए, जैसे गीता सुंदर है। इसमें जो सुंदर शब्द है वो विशेषण है और जो गीता है वो विशेष्य है, क्योंकि गीता की ही विशेषता बताई गई है कि गीता सुंदर है। तो इसलिए जो सुंदर शब्द है वो विशेषण होगा और जो गीता शब्द है वो विशेष्य होगा। तो जिस शब्द की विशेषता बताई जाती है उसे विशेष्य, और जिस शब्द से जो शब्द संज्ञा या सर्वनाम की विशेषता बताता है उसे विशेषण कहते हैं। विशेषण के भेद। विशेषण के 4 भेद होते हैं। कौन कौन से? गुणवाचक विशेषण, परिमाणवाचक विशेषण, संख्यावाचक विशेषण, संकेतवाचक अथवा सर्वनामिक विशेषण। तो विशेषण के 4 भेद हैं, गुणवाचक, परिमाणवाचक, संख्यावाचक और संकेतवाचक। संकेतवाचक जो भेद है उसको सर्वनामिक विशेषण भी कहा जाता है। विशेषण के भेद। अब इसका एक फ्लो चार्ट भी हम बना सकते हैं। वो कैसे? तो देखिए, विशेषण के भेद। तो विशेषण के कितने भेद हैं? 4। गुणवाचक विशेषण,
परिमाणवाचक विशेषण, संख्यावाचक विशेषण और संकेतवाचक अथवा सर्वनामिक विशेषण। तो इसी प्रकार जो परिमाणवाचक विशेषण है वो उसके आगे दो उपभेद हैं। वो कौन से देखिए, पहला है निश्चित परिमाणवाचक विशेषण और दूसरा है अनिश्चित परिमाणवाचक विशेषण। इसी प्रकार जो संख्यावाचक विशेषण है उसके भी आगे दो उपभेद हैं, निश्चित संख्यावाचक विशेषण और अनिश्चित संख्यावाचक विशेषण। इस तरह आप एक फ्लो चार्ट बना सकते हैं जिससे जो भी आपका टेस्ट या पेपर में आप ये लिखते हैं उसे चेक करने में आसानी भी होती है और चेक करने वाला अच्छे नंबर देता है। उसका जो चेक करने में उसका समय भी बचता है और उसे आसानी से पता भी लग जाता है कि कितने भेद हैं और कितने उनके उपभेद हैं, और आसानी से इन्हें चेक करना भी आसान होता है। और आपके जो प्रेजेंटेशन का जरिया है वो भी आप अच्छे से प्रेजेंट कर पाओगे, क्योंकि अगर आपको एक वक्त पे आपको चारों नाम याद हों और उनके उपभेद नाम पता हो तो आप एक के बाद एक दूसरा लिखने में अपना समय बचाएंगे और चेक करने वाले का भी समय बचाएंगे और प्रभाव भी अच्छा पड़ता है। इसलिए आप फ्लो चार्ट बनाना ना भूलिएगा, चाहे आप संज्ञा लिख रहे हों, चाहे सर्वनाम लिख रहे हों, चाहे विशेषण लिख रहे हों, चाहे क्रिया, कुछ भी आप जिसमें आपके पॉइंट हों तो उन्हें एक फ़्लो चार्ट के ज़रिए आप पहले दर्शाएं, उसके बाद ही इन एक एक जो भेद हैं उनकी व्याख्या करें। तो आप फ़्लो चार्ट बनाना ना भूला करें। तो आगे देखिए, अब इनकी व्याख्या करते हैं। गुणवाचक विशेषण, तो सीधी सी बात है, नाम से ही पता चल रहा है गुणवाचक विशेषण। तो जिन विशेषण शब्दों से संज्ञा अथवा सर्वनाम शब्दों के गुण दोष का बोध हो, बोध माने पता चले, गुण या दोष का बोध हो, वह गुणवाचक विशेषण कहलाते हैं। जैसे भाव, रंग, दशा, आकार इत्यादि। तो किसी भी संज्ञा या सर्वनाम शब्द है जो उसके किसी भी गुण के बारे में पता चले, या उनका क्या गुण है या उनका क्या दोष है, तो वो वाला शब्द गुणवाचक विशेषण कहलाएगा। इसी के साथ ही है परिमाणवाचक विशेषण। तो इसका भी नाम से ही पता चल रहा है, जिन विशेषण शब्दों से संज्ञा या सर्वनाम की मात्रा अथवा नाप तोल का ज्ञान हो वह परिमाणवाचक विशेषण कहलाते हैं। तो जिन शब्दों से हम किसी संज्ञा या सर्वनाम की मात्रा या वो कितने नाप तोल के चीज़ मिली है उसके बारे में हमें पता चलता है, तो वो परिमाणवाचक विशेषण कहलाते हैं। तो परिमाणवाचक विशेषण के दो उपभेद हैं, निश्चित परिमाणवाचक विशेषण और अनिश्चित परिमाणवाचक विशेषण। जो निश्चित परिमाणवाचक विशेषण है वो क्या है? जिन विशेषण शब्दों से वस्तु की निश्चित मात्रा का ज्ञान हो, जैसे मेरे सूट में 3.5 मीटर कपड़ा लगेगा, तो इसके बारे में आपको निश्चित जानकारी है, कोई अंदाज़ा या कोई तुक्का नहीं लगाया आपने, पूरी निश्चित जानकारी है कि आपका जो सूट है वो 3.5 मीटर में बनता है। तो इसके लिए आपको पूरी जो निश्चित जानकारी है, तो इसलिए वो निश्चित परिमाणवाचक विशेषण है। परिमाणवाचक कैसे है? क्योंकि वो जो आपको वस्तु है वो आपको गिनकर, मिनकर या तोलकर या लीटरों में चाहे हो, चाहे किलोग्राम में हो, चाहे मीटरों में हो, तो जैसे भी है उसका नाप तोल करने के बाद ही आपको वो वस्तु मिल रही है, तो वो परिमाणवाचक की जो कैटेगरी है उसमें आएगी। और निश्चित है कि कितनी है, 3.5 है, 3 है, 10 है, 5 है, 4 है, कितनी है वो निश्चित जानकारी आपको होगी, तो इसीलिए उस निश्चित परिमाणवाचक विशेषण कहलाती है। तो जिन विशेषण शब्दों से वस्तु की निश्चित मात्रा का ज्ञान हो वो निश्चित परिमाणवाचक विशेषण है। मेरे सूट में 3.5 मीटर कपड़ा लगेगा और 10 किलो चीनी ले आओ। अब पक्का निश्चित है कि चीनी कितनी चाहिए, 10 किलो, ना उससे ज़्यादा ना उससे कम। तो इसीलिए 2 लीटर दूध गर्म करो, तो पक्का 2 लीटर दूध गर्म करना है, ना उससे अधिक ना उससे कम। तो जिस वाक्य से या जिस शब्द से हमें किसी वस्तु की निश्चित मात्रा का
ज्ञान होता है उसे हम निश्चित प्रमाणवाचक विशेषण कहते हैं। अब इसके विपरीत उलट अनिश्चित प्रमाणवाचक विशेषण क्या है? तो जिन विशेषण शब्दों से वस्तु की अनिश्चित मात्रा का ज्ञान हो, अब उसके बारे में निश्चित ज्ञान ना हो, भाई पूरा पूरा पक्का पता ना हो, तो उसके बारे में जो शब्द के बारे में पता चलता है वो अनिश्चित प्रमाणवाचक विशेषण है। जैसे थोड़ी सी नमकीन वस्तु ले आओ। अब थोड़ी सी कितनी, किलो 2 किलो, ऐसा कुछ नहीं पता, सिर्फ आपको थोड़ी सी कहा गया, इसका मतलब निश्चित ज्ञान नहीं है। तो जिस वस्तु का निश्चित ज्ञान ना हो वो अनिश्चित कहलाएगी। तो अनिश्चित परिमाणवाचक विशेषण है। इसी प्रकार कुछ आम दे दो। अब कितने आम देने हैं इसके बारे में निश्चित नहीं बताया गया है, कुछ कहा गया है। तो कुछ में जितने मर्जी आम हो सकते हैं, इसके बारे में भी हमें अधूरा ज्ञान है, इसीलिए हम ये भी अनिश्चित परिमाणवाचक विशेषण कहलाएगा। थोड़ा सा दूध गर्म कर दो। अब थोड़ा सा, कितना दूध गर्म करना है इसके बारे में नहीं बताया गया, ये भी अनिश्चित ज्ञान ही दर्शाता है। तो जिस वस्तु का हमें निश्चित ज्ञान ना हो वो अनिश्चित होगी। तो जिन विशेषण शब्दों से वस्तु की अनिश्चित मात्रा का ज्ञान होता है वो अनिश्चित प्रमाणवाचक विशेषण कहलाते हैं। संख्यावाचक विशेषण। जिन विशेषण शब्दों से संज्ञा या सर्वनाम की संख्या का बोध हो वह संख्यावाचक विशेषण कहलाते हैं। जैसे 1, 2, द्वितीय, दुगुना, चौगुना, पांचों इत्यादि। तो संख्यावाचक विशेषण के भी 2 उपभेद हैं, निश्चित संख्यावाचक विशेषण और अनिश्चित संख्यावाचक विशेषण। तो साधारण शब्दों में अगर हम कहें तो जिस संज्ञा या सर्वनाम की हमें सिर्फ सीधी गिनती पता चल जाए, संख्या के बारे में पता चल जाए कि वो कितने हैं, तो वो संख्यावाचक विशेषण कहलाते हैं। कि जिन विशेषण शब्दों से संज्ञा या सर्वनाम की संख्या का बोध हो वह संख्यावाचक विशेषण कहलाते हैं। तो गिनती, जितनी भी गिनती है वो सभी इसमें आ जाएगी। ठीक है, तो ये संख्यावाचक विशेषण के 2 उपभेद होते हैं, निश्चित संख्यावाचक विशेषण और अनिश्चित संख्यावाचक विशेषण। अब निश्चित संख्यावाचक विशेषण में क्या है, देखिए, जिन विशेषण शब्दों से निश्चित संख्या का बोध हो, जैसे 2 पुस्तकें मेरे लिए ले आना। तो अब इसमें पूरी पक्की जानकारी है कि कितनी पुस्तकें लेकर आनी हैं, तो वो 2 हैं। तो इसी प्रकार अनिश्चित संख्यावाचक विशेषण क्या है, जिन विशेषण शब्दों से निश्चित संख्या का बोध ना हो, जैसे कुछ बच्चे पार्क में खेल रहे हैं। तो सीधी सी बात है, निश्चित और अनिश्चित। निश्चित में हमें उस संख्या का पता होता है कि कितनी संख्या है, और अनिश्चित में संख्या के बारे में पूर्ण ज्ञान नहीं होता, उसके बारे में सिर्फ अंदाज़ा सा होता है कि कितनी चीज़ है या कितनी संख्या है। तो निश्चित संख्या में जैसे 1, 2, 5, 10, 15,000, 10,000, 20,000, जितनी मर्जी, वो संख्या पूर्ण निश्चित ज्ञान करा रही होती है। इसके विपरीत अनिश्चित संख्यावाचक में हमें पूरी संख्या नहीं बताई जाती, सिर्फ अंदाज़ा ही बताया जाता है। जैसे कुछ, थोड़ा सा, इतू सा, ठीक है, कुछ भी कह सकते हैं। तो वो वाले अनिश्चित संख्यावाचक विशेषण कहलाएंगे। आगे है संकेतवाचक विशेषण। जो सर्वनाम संकेत द्वारा संज्ञा या सर्वनाम की विशेषता बतलाते हैं वह संकेतवाचक विशेषण कहलाते हैं। या जो सर्वनाम संज्ञा से पहले लगकर संज्ञा की तरफ संकेत करें उन्हें संकेतवाचक विशेषण या सर्वनामिक विशेषण कहते हैं। इन्हें निर्देशक भी कहते हैं, जैसे मेरी पुस्तक, कोई बालक, किसी का महल, वह लड़का, वह लड़की इत्यादि। तो जो शब्द सर्वनामक संकेत द्वारा संज्ञा या सर्वनाम की विशेषता बताता है वो संकेतवाचक विशेषण कहलाता है। अब ये थे भेद, और अब करेंगे हम विशेषण की अवस्थाएं। तो विशेषण की कितनी अवस्थाएं होती हैं तो उसके बारे में पढ़ेंगे हम। विशेषण शब्द किसी संज्ञा या सर्वनाम की विशेषता बतलाते हैं। विशेषता बताई जाने वाली वस्तुओं के गुण
दोष कम ज़्यादा होते हैं। गुण दोषों के इस कम ज़्यादा होने को तुलनात्मक ढंग से ही जाना जा सकता है। तो अब किसी भी संज्ञा या सर्वनाम शब्द की जो विशेषता है वो बतलाने वाले जो शब्द हैं, तो वो जो विशेषता में गुण दोष हैं वो ज़्यादा भी हो सकते हैं लेकिन कम भी हो सकते हैं। और दोनों दो चीज़ों के अगर कंपैरिजन करें तो भी हमें उसे तुलनात्मक ढंग से ही बता सकते हैं। ऐसे हम नहीं बता सकते कि कौन अधिक है कौन कम है। तो इसलिए ये तुलनात्मक ढंग अपनाने के कारण ही इसकी अवस्थाएं को जानना बहुत ही ज़रूरी हो जाता है। अब तुलनात्मक ढंग से जानने के लिए इसकी अवस्थाएं पढ़ेंगे हम। तो तुलना की दृष्टि से विशेषण की निम्नलिखित 3 अवस्थाएं होती हैं। कौन कौन सी हैं वो देखिए। पहली है मूल अवस्था, दूसरी है उत्तर अवस्था और तीसरी है उत्तम अवस्था। तो मूल अवस्था, उत्तर अवस्था, उत्तम अवस्था, तो 3 अवस्थाएं हैं विशेषण की जिनके जरिए हम किसी भी संज्ञा या सर्वनाम की तुलनात्मक ढंग से विशेषता का पता कर सकते हैं। तो आइए अब इनका विस्तारपूर्वक वर्णन करते हैं। तो पहली है मूल अवस्था। इसमें क्या होता है, मूल अवस्था में विशेषण का तुलनात्मक रूप नहीं होता है, वह केवल सामान्य विशेषता ही प्रकट करता है। तो जैसे सावित्री सुंदर लड़की है, सुरेश अच्छा लड़का है, सूर्य तेजस्वी है। तो इसमें क्या है, जो भी संज्ञा या सर्वनाम शब्द है उसकी किसी के साथ तुलना नहीं होती, वो उसकी सिर्फ उसी की विशेषता बताई जा रही है। जैसे सावित्री सुंदर लड़की है, तो सावित्री तो सुंदर है, उसकी किसी के साथ कोई तुलना नहीं है कि सावित्री सुंदर है। तो सुरेश अच्छा है, तो सुरेश भी एक अच्छा लड़का है, तो सुरेश की ही तुलना किसी के साथ नहीं की जा रही, सिर्फ सुरेश की ही विशेषता बताई जा रही है कि वह अच्छा है। सूर्य तेजस्वी है, अब सूर्य की किसी के साथ तुलना नहीं की जा रही, सिर्फ सूर्य की अपनी ही विशेषता बताई जा रही है कि सूर्य तेजस्वी है। तो इस प्रकार मूल अवस्था में किसी भी संज्ञा या सर्वनाम की दूसरी किसी संज्ञा या सर्वनाम से कोई तुलना नहीं की जाती है, इसलिए इसे मूल अवस्था कहा जाता है। मूल अवस्था में सिंपल जो वाक्य है उसमें विशेष्य की ही विशेषता बताई जाती है, उसका किसी के साथ तुलनात्मक ढंग से उसकी तुलना नहीं की जाती। तो इसके दूसरी अवस्था देखिए। उत्तर अवस्था में क्या होता है, जब दो व्यक्तियों या वस्तुओं के गुण दोषों की तुलना की जाती है तब विशेषण उत्तर अवस्था में प्रयुक्त होता है। जैसे रविंद्र चेतन से अधिक बुद्धिमान है, सविता रमा की अपेक्षा अधिक सुंदर है। तो उत्तर अवस्था में अगर बात करें तो दो शब्द, चाहे वो दो संज्ञाएं हों चाहे वो दो सर्वनाम हों, तो उनके जो गुण और दोष हैं दोनों का आपसी में तुलनात्मक ढंग से तुलना की जाती है, दोनों के गुणों और दोषों की। तो जब दो व्यक्तियों या वस्तुओं के गुणों की तुलना की जाए तब विशेषण उत्तर अवस्था में आता है। जैसे रविंदर चेतन से अधिक बुद्धिमान है। अब जो रविंदर है और चेतन है दोनों ही वैसे तो बुद्धिमान हैं, लेकिन जब इनका तुलनात्मक ढंग से हम देखते हैं कि कौन अधिक है दोनों में से, तो यहाँ पे है रविंदर चेतन से अधिक, तो रविंदर ज़्यादा है चेतन से, ठीक है। इसलिए जो उनकी बुद्धि की परीक्षा हो रही है कि कौन बुद्धिमान ज़्यादा है, तो उसकी तुलना करके ही हमें पता चल सकता है कि दोनों में से कौन अधिक बुद्धिमान है। तो यहाँ पे बताया गया है कि रविंदर चेतन से अधिक बुद्धिमान है। यहाँ पे रविंदर और चेतन की आपस में तुलना की गई है। तो इसलिए जो दो संज्ञा या दो सर्वनाम या दो वस्तुओं की आपस में तुलना की जाती है तो वो उत्तर अवस्था होती है। और जब किसी विशेष्य की तुलना नहीं की जाती वाक्य में, सिर्फ उसी की विशेषता बताई जाती है, तो वो मूल अवस्था है, ठीक है। मूल अवस्था में संज्ञाओं की, सर्वनामों की या किसी वस्तुओं की तुलना नहीं की जाती, लेकिन उत्तर अवस्था में किन्हीं दो संज्ञा या सर्वनाम या किसी दो वस्तुओं की तुलना की जाती है। तो जिसमें की जाती है वो उत्तर अवस्था है और जिसमें नहीं की जाती वो मूल अवस्था है, याद रखिएगा। इसके 3 पर है उत्तम अवस्था। उत्तम अवस्था में क्या है, उत्तम अवस्था में दो से अधिक व्यक्तियों एवं वस्तुओं की तुलना करके
किसी एक को सबसे अधिक अथवा सबसे कम बताया गया है। जैसे पंजाब में अधिकतम अन्न होता है। संदीप निकृष्टतम बालक है। निकृष्टतम मतलब नीच बालक है। ठीक है, तो यहाँ पे उत्तम अवस्था में सीधी सी बात कही गई है। अगर साधारण शब्दों में कहें, अगर जिन दो वस्तुओं का या दो से अधिक, तीन या पाँच, जितनी भी वस्तुओं, चाहे वो संज्ञा हो चाहे सर्वनाम हो, उनकी तुलना की जाए तो उनमें से किसी एक को सर्वश्रेष्ठ माना जाता है। तो उसकी सबसे तुलना करने के बाद किसी एक को सर्वश्रेष्ठ या सबसे निम्न, सबसे नीची माना जाता है। तो उसकी विशेषता जो बताते हैं तो वो उत्तम अवस्था में होती है। मूल अवस्था में किसी के साथ तुलना नहीं होती, संज्ञा सर्वनाम या किसी वस्तुओं की। उत्तर अवस्था में किन्हीं दो की होती है और उत्तम अवस्था में सब की होती है, लेकिन सब में से किसी एक को सर्वश्रेष्ठ, सबसे ज़्यादा बढ़िया और या सबसे ज़्यादा कम माना जाता है। तो इस प्रकार जो उत्तम अवस्था है तो उसमें हम किन्हीं भी वस्तुओं की तुलना करने के बाद उन्हें में से किसी एक को सर्वश्रेष्ठ या सबसे नीचा मान सकते हैं। तो ये थी हमारी 3 की 3 अवस्थाएं।